हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिज़िक्स इन 7 मिनट के यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास 12 फिज़िक्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म करके 2 सेक्शन पढ़ना है। जब आप वो 2 सेक्शन पढ़ोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो दोनों में एक तरह से कॉमन है, या यूँ कहें तो दोनों सेक्शंस में कुछ कॉन्सेप्चुअल सिमिलैरिटीज़ हैं। आज हम उन्हीं कॉमन कॉन्सेप्ट्स या कंसेप्चुअल सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो आपके लिए फार्मूला याद करना आसान हो जाएगा। और अगर आप एक दो फार्मूला भूल भी जाते हो इन कॉमन कॉन्सेप्ट से, जैसे अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट याद है और आप मैग्नेटिज्म का सेम कॉन्सेप्ट का फार्मूला भूल गए हो, तो आप इलेक्ट्रोस्टैट की मदद से मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट का फार्मूला रिकॉल कर सकते हो या वापस बना सकते हो। तो ये एबिलिटी आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो आपकी स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें ऐसा ही कुछ कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। अगर कोई कॉमन कॉन्सेप्ट छूट गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम शॉर्ट्स बना के वो भी डाल देंगे। तो क्या कह रहा है हमारा टेबल ये कह रहा है कि जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैट में हमारे पास एक बेसिक सोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी हमारे पास एक बेसिक सोर्स होता है जो कि हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में हमारे पास एक फील्ड होता है, हमारे पास मैग्नेटिज्म में भी एक फील्ड होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में हमारे पास एक फोर्स इक्वेशन है, मैग्नेटिज्म में भी फोर्स इक्वेशन है। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, उस तरह से हमारे पास मैग्नेटिज्म में भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से दर्शाया जा रहा है, मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको स्मॉल m से दर्शाया जा रहा है। जिस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक टॉर्क लगता है, उसी तरह से हमारे मैग्नेटिक डाइपोल पे भी एक टॉर्क लगता है। जिस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसी तरह से हमारे पास मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसके पास भी एक पोटेंशियल एनर्जी है। फिर हमारे पास गॉस लॉ है, गॉस लॉ हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट में भी होता है, गॉस लॉ हमारे पास मैग्नेटिज्म में भी होता है। फिर जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में हमें पोलराइजेशन पढ़ना है, वही सेम रोल मैग्नेटिज्म में मैग्नेटाइजेशन का है। फिर जो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी आता है इलेक्ट्रोस्टैट में, उसी तरह से हमारे पास मैग्नेटिज्म में परमिएबिलिटी आता है। फिर एक और टर्म है जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ससेप्टिबिलिटी का, ये जो वाइट में या ये जो ब्लैक में मैंने अभी कलर किया, ये इसे हम लोग काई बोलते हैं। ये जो होता है इसे हम लोग काई बोलते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी हमारे पास ये, जिस तरह से हमारे पास ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, उसी तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। तो अब सवाल आता है कि इस टेबल का यूज़ करके हम फार्मूला कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो मान लीजिए आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोस्टैट में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क P क्रॉस E के बराबर होता है, और आप ये भूल गए हो कि मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उस पर टॉर्क कितना लगता है। तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोस्टैट में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उस पर टॉर्क है P क्रॉस E, यानी डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल मोमेंट को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m से रिप्लेस करो, और इलेक्ट्रिक फील्ड E को आप मैग्नेटिक फील्ड B से रिप्लेस करो, तो आपको टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको ये याद है कि मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी m.b होता है, और आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का निकालना है। तो आप माइनस को वैसा का वैसा रहने दो, m को p से रिप्लेस करो और b को e से रिप्लेस करो। जब आप m को p से, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से और मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्लेस करोगे, तो आप ये देखो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आ गया या एक्सप्रेशन आ गया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं कि फॉर्मूला याद रखने में ये टेबल हमारा कैसे मदद करेगा। तो मान लीजिए आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू -kp/r³ है, जहाँ k है 1/4πε0। और आपको मैग्नेटिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। गौर से सुनिएगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू -kp/r³ है, और आपको मैग्नेटिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। तो ये आप कैसे निकालोगे? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल p को आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल m से रिप्लेस करोगे, r को आप वैसा का वैसा ही छोड़ दोगे, और ये जो k है 1/4πε0 मतलब k, ये जो k है इस k को आप μ0/4π से रिप्लेस करोगे। तो जब आप ऐसा रिप्लेस करके एक एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, और यही आपको
मैग्नेटिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको ये पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू ये है म्यू नॉट इंटू 2m/4πr³, और आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो क्या करोगे आप, म्यू नॉट बाय 4π को k से रिप्लेस करोगे, और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है स्मॉल m, इसके जगह आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डाल दोगे स्मॉल p। जब आप ऐसा करोगे, देखो k का वैल्यू आप 1/4πε0 वापस डाल सकते हो, तो जब आप ऐसा करोगे r को आपको वैसा का वैसा छोड़ देना है, तो इधर भी r³ रहेगा और इधर भी r³ रहेगा। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। तो अगर आपको ये कॉमन कॉन्सेप्ट्स पता है, इनका आइडिया है, तो फॉर्मूला याद करना थोड़ा आसान है आपके लिए। अगर आप कुछ भूल भी जाते हो इन कॉमन कॉन्सेप्ट में से, तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट याद है तो आप उससे मैग्नेटिज्म का कुछ फार्मूला निकाल सकते हो, मैग्नेटिज्म का याद है तो आप इलेक्ट्रोस्टैट का फार्मूला निकाल सकते हो। तो जितने भी कॉमन कॉन्सेप्ट्स हमारे टेबल में लिखे हुए थे, हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा सबको देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग डाइपोल से। डाइपोल में हम लोग आते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हमारे पास एक 2 चार्ज सिस्टम होता है जो कि कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 चार्ज है, एक -q और एक +q, और ये दोनों चार्ज हमारे पास 2a डिस्टेंस पे रखा हुआ है, a और a। ये जो o है ये डाइपोल का सेंटर है, ये जो O है ये डाइपोल का सेंटर है। तो जब इस तरह से हमारे पास 2 चार्ज सिस्टम होगा जो कि 2a डिस्टेंस पर रखा होगा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से दर्शाएंगे। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये एक वेक्टर होता है। इस वेक्टर का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से दर्शाएंगे, ये एक वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, और इसका मैग्नीट्यूड होगा q/2a। ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल पे। अब जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्मॉल p से दर्शाया जा रहा था, उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल को यहाँ स्मॉल m या फिर म्यू से दर्शाया जा रहा है। तो मैग्नेटिक डाइपोल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन मैग्नेट के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। जिस तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से दर्शाया जा रहा था, उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को स्मॉल m या फिर म्यू से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होगा। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जानने के लिए हम लोग प्लेनर करंट लूप देखेंगे। सबसे पहले जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसका एग्जांपल आपको बार मैग्नेट हो सकता है या फिर कंपास नीडल हो सकता है। कंपास नीडल भी आपका एक तरह का बार मैग्नेट ही होता है। या फिर मैग्नेटिक डाइपोल का एग्जांपल ये प्लेनर करंट लूप हो सकता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एक n बराबर 1 है, n आपका नंबर ऑफ टर्न्स। तो मान लीजिए हमारे पास एक करंट लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट लूप को जब हम राइट साइड से देख रहे हैं तो इसमें करंट हमको क्लॉकवाइज दिख रहा है, और इसी करंट लूप को जब हम लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं तो इसमें करंट हमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो इसका जो राइट साइड वाला फेस होगा, ये वाला फेस, ये जो राइट साइड वाला फेस होगा ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और इसका जो लेफ़्ट साइड वाला फेस होगा ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ही हम मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा I/a। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर है, और इस करंट लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा I/a। असल फॉर्मूला n/I/a होता है, लेकिन यहाँ n बराबर 1 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर I टाइम्स a आ जाएगा, जहाँ a आपका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालना है वो अभी हम लोग देखेंगे। आपको आपके स्क्रीन पे एक सर्कुलर लूप दिख रहा होगा। इस लूप में जाने वाला करंट है I, इस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स है 1, और इस लूप का एरिया है a। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, n/I/a।
n बराबर अगर आप 1 डालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा I इंटू ए। अब हमको इस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। राइट हैंड रूल कैसे यूज़ करेंगे, तो आप देखो तो इस लूप में जो करंट जा रहा है वो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अब सबसे पहले तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो फेस है, ये फेस हमारा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम हाथ इस तरह से रखेंगे कि लूप के पैरेलल हो हमारा पे, जो ये वाला हिस्सा है ये लूप के पैरेलल होना चाहिए। और फिर करंट के डायरेक्शन में हम अपने उंगली को मोड़ेंगे। तो जब हम करंट के डायरेक्शन में हमारे उंगली को मोड़ेंगे तो हमारा जो थंब होगा वो ऊपर की ओर पॉइंट करेगा। ये जो थंब है यही हमको मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देगा। अगर इस लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होता तो आप उंगली उल्टा डायरेक्शन में मूव करते। अगर उल्टा डायरेक्शन में मूव करते तो ये जो थंब है ये नीचे पॉइंट कर रहा होता, और अगर नीचे पॉइंट करता तो वो हमारे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता। लेकिन यहाँ पे थंब हमारा ऊपर पॉइंट कर रहा है। थंब अगर हमारा ऊपर पॉइंट कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। इस तरह से हम मैग्नेटिक डाइपोल में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है ये तो हमने देख लिया। अब जो शुरू में हमने टेबल देखा था तो उसमें 2 पॉइंट था, एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता था वो इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पे चाहिए होता था। सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल के चलते जो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता था वो भी हमें एक्सियल या इक्वेटोरियल पॉइंट पे चाहिए होता था। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है। तो एक्सिस वाला जो लाइन होता है वही लाइन हमारा एक्सियल लाइन होता है। जैसे आपको आपके फिगर में एक सर्कल दिख रहा होगा, इस सर्कल से रेड कलर में एक एक्सिस, रेड या ऑरेंज कलर में एक एक्सिस पास कर रहा है, यही अपना सर्कल का एक्सिस है। और यही जो एक्सिस है ये अपना एक्सियल लाइन है। अब इस एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, जैसे ये बी पॉइंट है इस एक्सियल लाइन पे, तो यही पॉइंट हमारा एक्सियल पॉइंट होगा। सिमिलरली यहाँ सर्कल में ये जो स्काई ब्लू कलर का लाइन है ये लाइन हमारा इक्वेटोरियल लाइन है, और इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पॉइंट ए है तो ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पे जब हमको फील्ड चाहिए होता है तो उस फॉर्मूले में एक आर आता है। आर क्या होता है, आर होता है डाइपोल के सेंटर से लिया गया डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट पे आपको फील्ड का वैल्यू चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप जो डिस्टेंस लोगे ए पॉइंट का वो डाइपोल के सेंटर से मेजर करोगे। सिमिलरली अगर आपको बी पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू चाहिए तो आप बी पॉइंट का जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो डाइपोल के सेंटर से मेजर करोगे। यही सेम चीज़ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल दोनों में होता है। अब ऑरेंज और स्काई ब्लू कलर में जो आपको ये 2 लाइन दिख रहा है, ये 2 लाइन डाइपोल का एक्सिस है। और एक टर्म है एक्सियल प्लेन और इक्वेटोरियल प्लेन, जो आपको क्वेश्चन में कभी कभी काम पड़ जाता है। एक्सियल प्लेन क्या हुआ, वो प्लेन जिसके अंदर एक्सियल लाइन मौजूद हो। जिस प्लेन के अंदर एक्सियल लाइन मौजूद होगा वही अपना एक्सियल प्लेन होगा। फिर आता है इक्वेटोरियल प्लेन। अच्छा हाँ, एक्सियल प्लेन इन्फिनाइट नंबर का हो सकता है, मतलब इसका संख्या इन्फिनाइट हो सकता है। जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है वो क्या होता है, तो इक्वेटोरियल प्लेन वो होता है जिसके अंदर इक्वेटोरियल लाइन मौजूद हो, जो इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो और जो इस सेंटर से पास कर रहा हो। क्या होता है इक्वेटोरियल प्लेन, जिसके अंदर इक्वेटोरियल लाइन मौजूद हो, जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो और जो इस सेंटर से पास कर रहा हो। तो ऐसा एक ही प्लेन होगा। इन जनरल जो डाइपोल आपको पढ़ना है उसमें एक्सियल लाइन का संख्या इन्फिनाइट होता है और इक्वेटोरियल लाइन एक ही होता है। अब इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहाँ जो ब्लू कलर का लाइन है वो आपका इक्वेटोरियल लाइन है, और ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ये आपका एक्सियल लाइन है। ये बी पॉइंट आपका एक्सियल पॉइंट है और ये जो ए पॉइंट है ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट है। फिर आप ये बार मैग्नेट देखो, इस बार मैग्नेट में ये जो स्काई ब्लू कलर का लाइन है ये आपका एक्सियल लाइन है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये आपका इक्वेटोरियल लाइन है। इसमें भी आप डिस्टेंस देखो हम कहाँ से ले रहे हैं, डिस्टेंस हम ओ पॉइंट से लेंगे। मान लो हमको बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, तो वो जो आर लिया था हमने वो आर डिस्टेंस हम यहाँ से ओ पॉइंट से मेजर करेंगे। सिमिलरली अगर हमको ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा तो वो जो हम आर डिस्टेंस लेंगे वो भी हम ओ पॉइंट से लेंगे, ओ पॉइंट से मेजर करेंगे। सिमिलरली जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा अभी, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी हम यही करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी जो हमें डिस्टेंस लेना होगा वो हम ओ पॉइंट से लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, ओ पॉइंट से, ये डिस्टेंस। फिर अगर हमको ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम ओ पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे।
अब थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डाइपोल पे लगने वाले टॉर्क और डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी का बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए स्पेस में आपके पास कोई रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है जो आपको तीनों वाइट लाइन से दिख रहा है, और डाइपोल आपका इस तरह से रखा हुआ है कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो ये है जो आपको पोजीशन 1 से दिख रहा है। तो डाइपोल इस तरह से रखा है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। तो अभी फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। अब इस पर्टिकुलर एंगल पे, मतलब अभी जब थीटा एंगल पे ये रखा हुआ है, तो इस डाइपोल पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो होगा P क्रॉस E अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो जो टॉर्क होगा वो होगा M क्रॉस B। सिमिलरली अगर ये अभी इस पर्टिकुलर एंगल पे रखा हुआ है तो इसी पर्टिकुलर एंगल पे जो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा माइनस P डॉट E इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, और मैग्नेटिक डाइपोल के केस में होगा माइनस M डॉट B। अब टॉर्क क्यों लगता है? तो जो आपका इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है वो डाइपोल को घुमाना चाहता है, इस तरह से घुमाना चाहता है कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, जो भी फील्ड होता है वो डाइपोल को इस तरह से घुमाना चाहता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फील्ड के पैरेलल हो जाए। यानी अगर ये पोजीशन 1 में रखा हुआ है तो फील्ड इसको घुमा के पोजीशन 2 में लाना चाहता है, इसीलिए आपका टॉर्क लगता है। अब जब भी आपको डाइपोल के रोटेशन का डायरेक्शन पता करना हो कि डाइपोल आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो आप राइट हैंड रूल यूज़ करोगे क्रॉस प्रोडक्ट वाला। जैसे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो आपको टॉर्क का डायरेक्शन पता करना है तो वो आप P क्रॉस E लगा के करोगे। तो P क्रॉस E में अगर आपका फिंगर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो डाइपोल का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, अगर आपका फिंगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो जो डाइपोल का रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सर्कुलर करंट लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, आप उसको अभी राइट साइड से देख रहे हो, राइट साइड से देख रहे हो, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो जो फेस होगा जो आपको दिख रहा है राइट साइड से वो साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, इसीलिए कभी कभी ये एस को इस तरह से साइन बना के दिखाया जाता है। सिमिलरली अगर आप उसी करंट लूप को लेफ्ट से देखोगे, राइट से आपने देखा था तो करंट क्लॉकवाइज आपको दिख रहा था, अगर आप लेफ्ट से देखोगे तो आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज फेस होगा वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, इसीलिए एस और एन कभी कभी इस तरह से बनाया जा सकता है। अब थोड़ा हम लोग फ्लक्स के बारे में जान लेते हैं। तो फ्लक्स जानने से पहले थोड़ा सरफेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फ्लक्स में जो हमको सरफेस पढ़ना है ये दो तरह का पढ़ना है, एक ओपन सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस। आपके स्क्रीन पे जो आपको अभी फेस कलर में एक पैरेललोग्राम टाइप का सरफेस दिख रहा है ये ओपन सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस आप आगे देखेंगे। अब सरफेस तो समझ गए, तो एक सरफेस एरिया वेक्टर होता है। सरफेस एरिया वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं? तो जो भी सरफेस का हम बात कर रहे हैं या जो भी सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं उस सरफेस से परपेंडिकुलर हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ऊपर चाहे नीचे, हम लोग यहाँ ऊपर ड्रॉ किए हैं तो ऊपर चाहे नीचे हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, वही हमारा सरफेस एरिया वेक्टर होता है। उस सरफेस एरिया का वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे होता है और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे सरफेस एरिया के बराबर होता है। जैसे ये जो वेक्टर है ब्लू कलर में ऊपर की ओर, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पैरेललोग्राम जो दिख रहा है आपको फेस कलर में इसके एरिया के बराबर है। तो ओपन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, सरफेस एरिया वेक्टर ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जो हमारा पैरेललोग्राम है उसके अंदर हम एक और छोटा सा सरफेस कंसीडर कर रहे हैं ds, ठीक है। तो इस ds का जो सरफेस एरिया वेक्टर है वो आपको ब्लू कलर में बाहर निकलता हुआ दिख रहा होगा, और ये जो छोटा सा सरफेस है ds जो ब्लैक में ड्रॉ किया गया है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस हो रहा है वो इस तरह से क्रॉस हो रहा है कि हमारे सरफेस एरिया वेक्टर से वो एंगल थीटा बना रहा है। तो अगर ds सरफेस का सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस एरिया वेक्टर से थीटा बना रहा है एंगल, तो हमारा जो ब्लैक में ds सरफेस ड्रॉ हुआ है उस सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा E इंटू ds इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये तो बस ds सरफेस के थ्रू फ्लक्स हुआ। हमको पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स चाहिए, जो पूरा सरफेस फेस कलर में बना हुआ है हमको उस पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ds जैसा और छोटा छोटा सरफेस लेंगे और सबका फ्लक्स निकालेंगे सबके थ्रू और सबको जोड़ देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा कि फाई ई नेट बराबर इंटेग्रल ऑफ ई डॉट ds कॉस थीटा।
अब जिस तरह से हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, जिस तरह से हमने इस ओपन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, उसी तरह से हम इस ओपन सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। बस ई के जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाकी एरिया वेक्टर सेम रह जाएगा। यहाँ हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे थे डीएस के थ्रू, अभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे डीएस के थ्रू। फिर हमको पूरे सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट के जगह हम मैग्नेटिक फ्लक्स नेट कर देंगे और ये प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। तो अभी अभी हमने देखा कि हमारे पास जब एक ओपन सरफेस रहेगा तो हम उस ओपन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जब एक क्लोज्ड सरफेस है तो हम क्या करेंगे। तो क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जब फ्लक्स निकालना होता है तो हमारे पास गॉस लॉ आता है। गॉस लॉ हमारा काम आसान कर देता है। पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉस लॉ देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉस लॉ क्या बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, जैसे यहाँ पे हमारा क्लोज्ड सरफेस क्या है, क्यूब है। आप क्यूब की जगह कुछ और भी ले सकते हो। इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, उन सारे चार्ज का जो सम है वो क्यू नेट के बराबर है। तो इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, टोटल नेट फ्लक्स, वो नेट फ्लक्स आएगा क्यू नेट बाय एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो के है, ये के आपका रिलेटिव परमिटिविटी या फिर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब कि क्यूब के अंदर या क्लोज्ड सरफेस के अंदर क्या भरा हुआ है। अगर क्लोज्ड सरफेस के अंदर हवा भरा होगा तो के का वैल्यू आप 1 पुट करोगे। अगर क्लोज्ड सरफेस के अंदर हवा के अलावा कुछ और भरा होगा, जैसे अगर पानी भरा होगा तो पानी के लिए के 80 होता है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि क्या भरा हुआ है। तो जो हमारा क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स है वो क्यू नेट बाय एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन बराबर होता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग जानते होंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, फिर जो भी यूनिट है उसका। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ आपको क्या बताता है कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है जिसके अंदर चार्ज जो है वो क्यू नेट है, तो उससे जो नेट फ्लक्स पास करेगा, उस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो होगा क्यू नेट बाय के इंटू एप्सिलॉन नॉट। वहीं मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है तो उसके थ्रू, उस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा वो ज़ीरो होगा। गॉस लॉ क्या बोलता है इलेक्ट्रोस्टैट में कि आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो होगा क्यू नेट बाय के इंटू एप्सिलॉन नॉट। और मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है तो उस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा वो होगा ज़ीरो। यही अंतर है गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट के लिए और मैग्नेटिज्म के लिए। इसका रीज़न ये है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या जितना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस में एंटर करेगा, ज़रूरी नहीं हो कि उतना ही फील्ड लाइन इस सरफेस से बाहर जाए। जैसे हमारे पास जो ये क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस या इस क्लोज्ड एरिया में जितना फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करेगा, ज़रूरी नहीं है कि उतना ही लीव करे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास मैग्नेटिज्म में आप बात करोगे तो मैग्नेटिज्म में अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है तो उस क्लोज्ड सरफेस में जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा। ये हमेशा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन 10 एंटर किया और 5 ही निकला। अगर 10 एंटर किया है तो 10 का 10 बाहर निकलेगा। इतना क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं पोलराइजेशन पे। पोलराइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? पोलराइजेशन आपको इलेक्ट्रोस्टैट में देखने को मिलता है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास, आपके स्क्रीन पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें एक कंडक्टर है, एक डाइलेक्ट्रिक है। कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ज़ीरो है, जबकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो यहाँ ई से दर्शाया गया है, वो ज़ीरो नहीं है। तो होता क्या है कि किसी डाइलेक्ट्रिक को जब आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर का जो मॉलिक्यूल होता है वो पोलराइज हो जाता है। जब पोलराइज होता है तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। पोलराइजेशन को इन जनरल हम लोग कैपिटल पी से दर्शाते हैं और डाइपोल मोमेंट को जनरली स्मॉल पी से दर्शाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक है, इसका टोटल वॉल्यूम v है और इसके अंदर जो टोटल डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ है वो स्मॉल p है। तो पोलराइजेशन आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल p बाय v। पोलराइजेशन बेसिकली ये देखिए, ये कैपिटल P है और ये स्मॉल p है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो पोलराइजेशन क्या होता है? नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम।
अब पोलराइजेशन का जब हम बात करते हैं तो एक टर्म आता है ससेप्टिबिलिटी, ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं काई, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं काई। तो यहाँ काई के नीचे ई लगा है तो इसको हम पढ़ेंगे काई ई बराबर K-1, जहाँ K क्या है, इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पोलराइजेशन और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, तो पोलराइजेशन बराबर काई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई क्या है, अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये था पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका काम कहाँ आता है, इसका काम आता है कैपेसिटर में। जैसे कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जब आप एक डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स बढ़ जाता है। गौर से सुनिएगा, जब कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, जिस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस K टाइम बढ़ जाता है। जैसे डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 था, तो डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद कैपेसिटर का कैपेसिटेंस K इंटू C1 हो जाएगा, जहाँ K क्या है, जो आप डाइलेक्ट्रिक रखे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पोलराइजेशन क्लियर है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्लियर है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच का रिलेशन क्लियर है। तो पोलराइजेशन क्लियर है। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटाइजेशन पे। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि जब किसी मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। जिस तरह पोलराइजेशन में डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसी तरह यहाँ मैग्नेटाइजेशन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा। तो पोलराइजेशन क्या था, टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बाय टोटल वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन होगा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब मैग्नेटाइजेशन का हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है। क्या एक्सप्रेशन है, मैग्नेटाइजेशन बराबर काई इंटू एच हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब काई का रिलेशन क्या है यहाँ पे, तो μr-1। जिस तरह वहाँ पे काई था K-1, उसी तरह से यहाँ पे काई है μr-1। K का दो नाम था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। उसी तरह से μr का यहाँ नाम है रिलेटिव परमिएबिलिटी। K का नाम था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, μr का नाम है यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये सारा थ्योरी आपको बुक में मिल जाएगा, हम अभी एग्जाम के लिए काम भर बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन बराबर क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बाय टोटल वॉल्यूम। और एक रिलेशन है मैग्नेटाइजेशन बराबर काई इंटू एच है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जितना भी रिलेशन हम लोग डिस्कस किए हैं वो सारा रिलेशन याद रखिए और उस पर क्वेश्चन बनाइए। देखिए, थ्योरी हल्का कम पढ़िए लेकिन क्वेश्चन ज़रूर बनाइए। क्वेश्चन बनाने से ही थ्योरी क्लियर होगा या आपको क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन ही बनाना है। तो जितना हम लोग थ्योरी डिस्कस की हैं आप क्वेश्चन बनाइएगा इन सब पे, और कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है या ये जो काई होता है मैग्नेटिज्म में, इस काई का देखिए, अभी जो हमने पोलराइजेशन में काई पढ़ा वो इलेक्ट्रोस्टैट में काम आने वाला था। ये जो काई अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपको मैग्नेटिज्म में काम आने वाला है। तो मैग्नेटिज्म में कहाँ काम आता है, तो मटेरियल का हम लोग 3 क्लासिफिकेशन करते हैं, डायामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो अगर किसी मटेरियल के लिए जो काई का वैल्यू है, जैसे कोई मटेरियल है आपके पास, उसके काई का वैल्यू नेगेटिव है, तो वो मटेरियल हमारा डायामैग्नेटिक होगा। फिर आपके पास एक और मटेरियल है जिसके काई का वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन छोटा है, तो वो मटेरियल हमारा फेरोमैग्नेटिक होगा। फिर आपके पास एक और मटेरियल है जिसके काई का वैल्यू पॉजिटिव में बहुत बड़ा है, तो वो मटेरियल आपका फेरोमैग्नेटिक होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो काई का यूज़ मैग्नेटिज्म में कहाँ है, मटेरियल का टाइप बताने के लिए कि मटेरियल डायामैग्नेटिक है, पारामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। वो आप देख लीजिए, ये जो 3 चीज़ है ये आप याद रखिएगा। तो क्या क्या डिस्कस किया हमने इस वीडियो में, इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म के कॉमन कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। क्या क्या देखा हमने कि जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में बेसिक सोर्स है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी तरह से मैग्नेटिज्म का बेसिक सोर्स है मैग्नेटिक डाइपोल। फिर फील्ड तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैट में, मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटिज्म में। फिर फील्ड आपको ये पता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है या एंड होता है। फिर जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है,
और मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। फिर फोर्स आपको पता है, डाइपोल मोमेंट हमने देखा क्या होता है, स्मॉल p से दर्शाते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं। टॉर्क देखा डाइपोल पे हमने, पोटेंशियल एनर्जी देखा, गॉस लॉ देखा इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म के लिए। फिर हमने देखा कि जब इलेक्ट्रोस्टैट में हमने पोलराइजेशन देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी मटेरियल को रखते हो तो वो पोलराइज हो जाता है। फिर यही सेम चीज़ हमने मैग्नेटाइजेशन में देखा कि आप जब किसी एक्सटर्नल फील्ड में किसी मटेरियल को रखते हो तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता है। तो जो भी कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किया है आप उन सब पे सवाल बनाओ, क्योंकि जब आप सवाल बनाओगे तो वो थ्योरी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप सिर्फ रटोगे तो कहीं ना कहीं भूलोगे या गड़बड़ाओगे ही। तो इतना मेहनत जब आप कर रहे हो तो मेहनत इस तरह से करो कि आप गड़बड़ाओ नहीं। तो जो भी PYQ है या NCERT है उससे आप सवाल उठा के बनाओ। फिर अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम वहीं पे आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अगर डाउट वहाँ क्लियर ना हो पाया तो हम शॉर्ट्स या वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर देंगे। लेकिन जितना कॉन्सेप्ट हमने अभी तक डिस्कस किया है आप सब पे या तो PYQ उठा के सवाल बनाओ, नहीं तो आप NCERT उठा के सवाल बनाओ, लेकिन सवाल बनाओ।